स्टार्ट कर दूं? स्वागत है स्टूडेंट्स आपका जागृति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम 10वीं और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं। तो लास्ट टॉपिक अपना चैप्टर चल रहा था प्रकाश, कक्षा 10वीं का प्रकाश या लाइट। ठीक है, तो कक्षा 10वीं का ये 9th चैप्टर, कक्षा 10वीं का कौन सा चैप्टर है? 9th चैप्टर, फिजिक्स का पार्ट प्रकाश चल रहा था। इसका मैंने बेसिकली देखा था कि प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है, सूर्य के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कि भाई सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, और हमने देखा था कि परावर्तन क्या है और परावर्तन के प्रकार क्या है, यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे हम देखें तो परावर्तन कौन करता है? मुख्यतः अगर हम देखें तो परावर्तन अपने सिलेबस के हिसाब से करता है दर्पण। ठीक है, यह परावर्तक सतह होनी चाहिए, तो कौन करता है? दर्पण। दर्पण क्या है देखें, तो दर्पण है कांच, और कांच के पीछे सिल्वरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिल्वरिंग। सिल्वरिंग मतलब हम बोल सकते हैं AgNO3 का क्या लगा देते हैं? लेप। कुछ लोग बोलते हैं कि कांच के पीछे, कुछ किताबें बोलते हैं कांच के पीछे Ag, सिल्वर और एल्यूमिनियम, Ag या एल्यूमिनियम का लेप कर देते हैं या की पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो कांच के पीछे क्या कर देते हैं? सिल्वरिंग या AgNO3 का लेप कर देते हैं, और कांच के पीछे Ag या एल्यूमिनियम का लेप कर देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दर्पण बनाना है तो एक कांच लिया और उसके पीछे चांदी रगड़ के लगा दी फुल, तो ऐसा नहीं है, कांच में बहुत महंगा हो जाएगा। तो सिल्वरिंग करने का मतलब है कि Ag का एक क्या कहते हैं उसको, AgNO3 एक सॉल्यूशन होता है, उसका लेप कर देते हैं। पॉलिश भी कर सकते हैं, कोई काला पेंट कर दो तो भी वो दर्पण की भांति काम करेगा, तो उसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है। ऐसे चांदी नहीं लगाएंगे, चांदी वैसे भी बहुत महंगी है, इतनी महंगी चांदी को लगाएंगे। तो ये होता है दर्पण। अब दर्पण के प्रकार की बात करें तो दर्पण के प्रकार, दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण पहला, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह जो होती है, परावर्तक मतलब परावर्तन से करने वाली सतह जो होती है वो कैसी होती है? समतल। और इसमें जो परावर्तक सतह होती है गोलीय दर्पण में कैसी होती है परावर्तक सतह? गोल। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं वक्री, परावर्तक सतह कैसे होती है? गोल या वक्री। क्लियर है? अब वो देखें समतल दर्पण कैसा होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं समतल दर्पण का बना देते हैं। एक कांच है, इसके पीछे अपन क्या करते हैं? पेंट कर दिया, पॉलिश कर दी। क्लियर? अब अपन क्या किया, यहाँ पे एक छोटू बना दिया। अब ये छोटू इस दर्पण से कितनी दूरी पर है? D दूरी पर। क्लियर? तो ये छोटू इस दर्पण में वापस D दूरी पर अपना प्रतिबिंब बनाएगा। तो अपन क्या कहेंगे? देखो ये पॉलिश की हुई, ये लाइनें जो दिख रही है पॉलिश की हुई, ये दर्पण है। ठीक है, तो अगर कोई छोटू यहाँ पे खड़ा है दर्पण से कितनी दूरी पर? D दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर की ओर कितनी दूरी पर बनेगा? D दूरी पर। तो पहला पॉइंट क्या है इसका? दर्पण से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। पहला क्या है? दर्पण से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी कैसे होती है? समान होती है। ठीक है, क्लियर? देखो दूसरी चीज, यहाँ पे ट्रिक देखते हैं, ट्रिक उससे पढ़ेगा बनाने क्या। तो 2 ट्रिक याद रखना, वाउ, 2 ट्रिक है। एक है वाउ, वाउ मतलब क्या है? वास्तविक
व आभासी, वास्तविक व वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उनसे उल्टा। और दूसरा है आसी, इसका मतलब है आभासी व सीधा। तो ये अभिव्यक्ति याद रखना है। क्या लिखेंगे? एक है वाव और आसी, दो वर्ड याद रखते हैं, वाव और आसी। इसका मतलब क्या है? वाव का मतलब, वा का मतलब क्या है? वा का मतलब है वास्तविक, उ का मतलब क्या है? उल्टा। मतलब कोई प्रतिबिंब यदि वास्तविक है तो उसको उल्टा होना पड़ेगा, और यदि कोई प्रतिबिंब उल्टा है तो वो वास्तविक होगा। मतलब क्या पता, दोनों में से एक भी हिंट मिल जाए तो दूसरा अपने आप पता कर सकते हैं। और आसी का मतलब है जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा होगा? सीधा। सीधा प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता, उल्टा प्रतिबिंब कभी भी आभासी नहीं हो सकता, आभासी प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। आपको ध्यान रखना। तो देखो अब शब्दों में चार ऑप्शन आ जाते हैं। मान के चलो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अपन अगर बोले आभासी, मान कोई भी चीज बोले आभासी सीधा, बी बोलते भाई वास्तविक सीधा, तीसरा बोलते भाई आभासी उल्टा, चौथा बोलते वास्तविक उल्टा। चार ऑप्शन दिए, मान लीजिए किसी भी केस में ये तो सवाल आ गया, मान लीजिए किसी में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, चार ऑप्शन आ गए तो आप सीधा देखो वाव, तो भाई वाव मतलब ये वाव आ रहा है, तो एक तो ये सही हो सकता है और एक है आसी, एक ये सही हो सकता है। ये दो तो निश्चित रूप से गलत है। मतलब आपको दो ऑप्शन 50-50 करोड़पति वाला ऑप्शन तो वैसे मिल गया 50-50 का, कि दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये दो तो कभी नहीं होंगे, या तो आसी होगा या वाव होगा। ये ध्यान रखना है। क्लियर? बात असल में काफी वर्ड याद रखना है, वाव और आसी। इंग्लिश मीडियम वाले इसी को वाव आसी को कैसे याद कर सकते हैं? वेरी से याद कर सकते हैं, वेरी। इंग्लिश मीडियम वेरी से कैसे याद करेंगे? वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड। वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधा, रियल और इन्वर्टेड। तो अगर वर्चुअल होगा तो उसको इरेक्ट होना पड़ेगा, और रियल होगा तो उसे इन्वर्टेड होना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, कभी गलती नहीं होगी। तो समतल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? दूसरा, तो ये सदैव सीधा बन जाना। तो जब हम ग्लास के आगे खड़े होते हैं तो अपना प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। सीधा मतलब आसी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आसी। आसी मतलब आभासी व सीधा। तीसरा पॉइंट है, देखो तीसरा पॉइंट है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों के बीच में खड़ा है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यदि कोई व्यक्ति दो समतल दर्पणों के बीच में खड़ा है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अपन देखें, ध्यान से देखिएगा। देखो ऐसा क्या होता था बचपन में, जब आजकल तो मतलब बार्बर शॉप, नाई की दुकान का परिवेश थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले जब बार्बर शॉप में जाके बैठते थे तो जब कांच के सामने, मेरे दर्पण के सामने ऐसे बैठते थे तो बहुत सारे सर दिखते थे। मैं भी बैठता था तो सारे सर दिखते थे, बहुत सारे, नहीं इतने सारे सर कांच के लिए। पीछे मुड़ के देखा तो सर एक मतलब दर्पण और लगा हुआ, तो कंफ्यूजन होता था। लेकिन जब 10वीं में जब ये फिजिक्स में टॉपिक पढ़ा तब समझना है कि उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि जब अपन मान के चलिए इस दर्पण के सामने बैठे हैं तो इससे अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ अपना प्रतिबिंब, और अपना एक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अपना ठीक है, अब देखो ये जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के लिए बिंब का काम करेगा। बिंब, देखो बिंब और प्रतिबिंब की समझ लेते हैं एक बार वापस से। बिंब क्या होता है? बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब जो है ठीक है वो इमेज, ठीक है। तो बिंब का मतलब भी वस्तु और उसका प्रतिबिंब बनना, ठीक है। तो ये तो है बिंब, इसका ये प्रतिबिंब हुआ और ये प्रतिबिंब हुआ। अब ये जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के लिए बिंब का काम कर रहा है। तो देखो इतनी
इसका एक और प्रतिबिंब बनेगा। ये बात समझ में? इसका उधर एक और प्रतिबिंब बनेगा और ऐसे प्रतिबिंब बनते जाएंगे। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे भाई? प्रतिबिंब कब? भाई प्रतिबिंब बिंब की तरह काम करेगा, फिर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब कैसे बनेंगे भाई? तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के सदैव कितने प्रतिबिंब बनते हैं भाई? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं भाई? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। क्लियर? अब अपन इधर देखें, नेक्स्ट अपन इधर देखेंगे चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है कि देखो सवाल आता है प्रतिबिंबों की संख्या। प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र होता है 360 डिग्री बट्टा थीटा। मतलब ऐसा बता दें कि दो समतल दर्पण किसी कोण में इस प्रकार रखे हैं, तो उनके बीच में कोई वस्तु रखी है, ठीक है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? क्लियर? तो इसकी एक शर्त है कि वस्तु कैसे रखनी होनी चाहिए? सममित से रखी हो। तो अपन बात करें तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 360 डिग्री बट्टा थीटा। जितने भी मान लो ये है 30 डिग्री कोण है, ये दर्पण एक है और ये दर्पण दो है। ये दर्पण इस तरह से रखे हुए और इनके बीच में वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो दर्पण रखे हुए और उनकी वस्तु यहाँ रखी है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? हम कह सकते हैं 360 डिग्री बट्टा थीटा। ये आंसर सभी विषम आएगा, ठीक है। केस 1 आंसर कैसा आएगा? विषम। तो विषम आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। और केस 2 यदि आंसर सम आ जाए या तो सम में से एक घटा देंगे और जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो प्रतिबिंबों की संख्या सदैव कैसे बननी चाहिए भाई? विषम बननी चाहिए। ध्यान से देखिए प्रतिबिंबों की संख्या 10वीं लेवल पे नहीं है, कंपटीशन में कभी भी यहाँ से सवाल आ जाता है। पांचवा पॉइंट है सुनना, कुछ लोग इसको ये मान जो है इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम इसको ऐसे लिखते हैं, किसी h ऊंचाई के जिस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी h, इसी h ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम कितनी ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होती है? तो क्या होगा आंसर? h/2। कितना होता भाई? h/2। मतलब कोई व्यक्ति अगर 6 फीट का है तो उसको कम से कम कितने ऊंचाई का दर्पण चाहिए? तो कम से कम 3 फीट का चाहिए। व्यक्ति 6 फीट का है तो कम से कम 3 चाहिए। 3 से कम होगा तो व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब बनेगा पॉसिबल नहीं है। और 4 होगा तो बचा, 5 होगा तो भी बन जाएगा, 6 होगा तो भी बन जाएगा, 3 से ज्यादा भी होगा बन जाएगा। न्यूनतम की बात करें यहाँ पर, बात ऐसा वर्ड में ध्यान रखना न्यूनतम। कुछ लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी h ऊंचाई देखने के लिए कितने दर्पण की आवश्यकता होती है? तो आंसर होता है h/2। कोई लॉजिक ही नहीं है। ये न्यूनतम वर्ड फोकस रहना चाहिए। न्यूनतम कितनी ऊंचाई का चाहिए ये ध्यान रखना है। पता चला कितनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए? मान लीजिए अगर सवाल है, क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, यदि 6 फीट के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए? देखो इसमें न्यूनतम वर्ड यूज नहीं किया, इसके ऑप्शन देखना। ए 2 फीट, बी 1 फीट, सी 4 फीट, डी
अब बताओ इसका ऑप्शन। अब बच्चा कंफ्यूज कि भाई सैंडल होगा था 6 फीट का आधा 3 फीट, 3 फीट तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें न्यूनतम का ही नहीं ना भाई, इसमें तो क्या है ऊंचाई भाई पूरी देखनी तो कौन सा दर्पण चाहिए, तो 4 फीट, 3 से ज्यादा कोई भी होगा वो अपना आंसर होगा, न्यूनतम मूल्य तो 3 फीट होगा, और अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो उससे ज्यादा वाला सही होगा। क्लियर? तो ये 5वां पॉइंट हो गया। क्लियर? तो अपना 1 पॉइंट बराबर दूरी पर। छठा पॉइंट है, यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं है और नीचे, ठीक है। छठा पॉइंट है 500 परिवर्तन। 500 परिवर्तन, 500 परिवर्तन कैसे होता है देखें। तो अगर ये दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है, और यदि इधर P लिखा हुआ है तो आपको दर्पण के अंदर क्या दिखेगा भाई, ऐसे दिखेगा। आप कभी दर्पण के सामने, सबसे बढ़िया उदाहरण बताता हूँ, आप कभी दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपको इतना पता नहीं चलता, बात आई समझ में। लेकिन आप कभी किताब को लेके जाओ दर्पण के सामने तो आपको सारे अक्षर उल्टे दिखेंगे। लेकिन आप जब सेल्फी लेते हो तो अगर लिखा हुआ कोई है आपके बैकग्राउंड में तो वो आपको उल्टा दिखेगा। उल्टा इन द सेंस 500 परिवर्तन होता है। उल्टा नहीं बोलेंगे उसको, साइड चेंज हो जाएगी। क्या बोलेंगे? साइड चेंज। अपन ऐसा होता है उल्टा दिख रहा है, उल्टा नहीं दिख रहा, साइड चेंज हो जाती है। मतलब लेफ्ट साइड, दायां भाग बायां होगा। तो इसमें होता क्या कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां बन जाता है, प्रतिबिंब में कैसा हो जाएगा, बायां दिखाई देगा, और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा, प्रतिबिंब में दायां दिखेगा। बात आ रही समझ? क्लियर? कैसे और उदाहरण से समझे तो आप इधर देखिए, दिशाओं के हिसाब से देखें तो इधर वाली दिशा मान के चलो, ठीक है। तो मैंने कहा इधर ऊपर, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है पीछे वाली, ठीक, और ये उत्तर है और ये दक्षिण है, मान के चलो, ठीक। तब मैंने कहा ये कांच मान के चलो, मैं कांच के सामने खड़ा हूं, ठीक है, तो ये वाली पूर्व है, ठीक। तो अब देखो मैंने कहा भाई कांच में ये ऊपर है, तो भाई कांच के अंदर व्यक्ति जो होगा वो भी अपना ऊपर करेगा, ऊपर है सही। मैंने कहा भाई ये नीचे है तो वो भी कहेगा भाई ये नीचे है, क्लियर। मैंने कहा भाई ये उत्तर है तो कांच वाला बंदा भी कहेगा ये उत्तर है, ठीक है, सही बोल रहा हूं। मैंने कहा भाई ये दक्षिण है तो कांच वाला बंदा भी कहेगा ये दक्षिण है, ठीक है। अब मैंने कहा भाई ये पूरब है तो कांच वाला सामने की तरफ उंगली करेगा, वो कहेगा ये पूरब है। बात आ समझ में, लेकिन ये तो पश्चिम है, तो ये 500 परिवर्तन। मैं कहूँगा ये पश्चिम है तो कांच वाला उधर करेगा, वो पश्चिम है, मतलब वो तो पूरब है। समझ में आई नहीं बात? एक और कांच के सामने खड़े होकर इस प्रैक्टिकल को करना तो आपको पता चल जाएगा कि 500 परिवर्तन क्या होता है। तो P भाग Q में परिवर्तित हो जाता है, साइड चेंज हो जाता है, इसको उल्टा नहीं बोलेंगे। अब अपन बात करें तो ये जो 500 परिवर्तन होता है ये सभी दर्पणों में होता है, ऐसा नहीं है समतल दर्पण होता है, सभी दर्पणों में होता है। ये ध्यान रखना, 500 परिवर्तन जो होता है सभी दर्पणों में होता है, सभी दर्पणों में होता है, ये ध्यान रखना। 500 परिवर्तन, कोई समतल सवाल आ गया 500 परिवर्तन किन दर्पण में होता है? पहला ऑप्शन आ गया समतल दर्पण, दूसरा आ गया अवतल दर्पण, तीसरा आ गया उत्तल दर्पण, और चौथा आ गया इन सभी में। तो उत्तर होगा इन सभी में। क्यों होगा? तो आप देखते हो कि जो 108 होती है एम्बुलेंस, उसमें एम्बुलेंस क्या होता है, उल्टा लिखा हुआ होता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। लेकिन आगे जो गाड़ी, देखो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ और आगे जो गाड़ी चल रही है, आगे जो गाड़ी चल रही है उसमें कहीं भी समतल दर्पण नहीं होता। इस कोई गाड़ी में कौन सा दर्पण होता है? उसमें अलग अलग टाइप के दर्पण होते हैं, या उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो समतल गाड़ी फिर भी वो एम्बुलेंस को सही दिखा, ये पीछे एम्बुलेंस चल रही है, आगे दूसरी गाड़ी चल रही है, इसके साइड मिरर में अभी अपन आगे देखेंगे, साइड मिरर में एम्बुलेंस क्या होता है, सीधा दिखता है, लिखा हुआ उल्टा है लेकिन उसके अंदर सीधा दिखता है। और वो दर्पण कोई समतल दर्पण
नहीं है। वो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मतलब उत्तल दर्पण में भी 500 परिवर्तन होता है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिए। लोग यहाँ पे भी बताते हैं कि समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण में होता है, उसके साथ साथ अवतल और उत्तल दर्पण में भी 500 परिवर्तन हो सकता है। बात है समझ में? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ऐसा निकाला नहीं जा सकता कि नहीं होता, होता है विशेष परिस्थितियों में। तो ये अपने पॉइंट देखे 6 समतल दर्पण के बारे में 6 पॉइंट अपने देखे। इसके अलावा कोई पॉइंट है तो आप मुझे बता दीजिए, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी कोई इतना ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया समतल दर्पण। अब अपन यहाँ एक समतल, एक छोटा सा प्रयोग है, इस चित्र को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ताकि भी अपना आगे और काम करेगा। अब अपने को क्या करना है कि दूरी समान होती है, इसको सिद्ध करना है। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए अपने पास इधर कोई जगह है तो हम उधर वाली जगह का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम इधर देखें 7वां पॉइंट, तो इसको सिद्ध करना है। एक और पॉइंट बच रहा है, ऑल-पिन विधि से परावर्तन के नियम सिद्ध करना। ऑल-पिन वो दर्पण विधि से परावर्तन के नियम सिद्ध करना। परावर्तन के नियम सिद्ध करना, ठीक है? और सी विधि से ऑल-पिन विधि से ज्यादा लोड वाली बात है। तो मान के चलो मैंने PQRS क्या ले लिया? समतल दर्पण ले लिया। और मैंने क्या किया? इस समतल दर्पण की यहाँ एक, ठीक है, एक यहाँ से विलंब खींचा। क्लियर? इसको विलंब को कोई भी नाम दे दिया, MM नाम दे दिया। और मैंने एक लाइन इधर और खींची। क्लियर? इसको मैं ABCD ले लूँगा, AB, ये C ले लूँगा। तो मैंने क्या किया? BC अविलंब हो गया, ये हो गया अविलंब। AB एक सीधी रेखा कैसे? AB एक सीधी रेखा कैसे? ठीक है। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और पिन लगा दिया। क्या लगा? और पिन लगा दिया। ये इसका नाम भी कुछ दे दिया, मान के चलो XY दे दिया। ठीक है। अब देखो ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का प्रतिबिंब निश्चित रूप से यहाँ आपको दिख रहा है, ये कांच है, दर्पण यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब यहाँ है। अब अपन क्या करेंगे? अपन इस दिशा से देखेंगे, सुनना, इस दिशा में अपन दो ऑर्बिट इस दिशा से, इस एंगल से देखेंगे कि ये एक ऑर्बिट के पीछे दूसरी ऑर्बिट ढक जाए। मतलब देखो इधर से विशेष दिशा से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ये ऑर्बिट के पीछे देखो ये ऑर्बिट है, ये अपना ऑर्बिट है। क्लियर?